All right. In the last class, we talked about trade union. और ट्रेड यूनियन क्या क्या एक्शन लेती है अगर उसने अपनी बात मनवानी है, ये हमने पढ़ा था। और उन एक्शंस को बोलते हैं इंडस्ट्रियल एक्शंस। जब दोनों पार्टीज यानी कि ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट जो है ना, दे आर नॉट एबल टू कम अप विद विद कॉन्सेंसस, या कोई दे आर नॉट एबल टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड, या आपकी जो नेगोशिएशन है वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो ट्रेड यूनियन एक्शन लेती है ऑफ कोर्स। तो लेकिन एम्प्लॉयर क्या एक्शन लेता है उनके खिलाफ? एम्प्लॉयर ने भी तो कुछ करना है ना। एक तो पहले वो नेगोशिएशन ही करता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो वो अपना एक बंदा नॉमिनेट करता है। अब ओनर थोड़ी ना जाता है, तो वो एक बंदा नॉमिनेट करके वो ट्रेड यूनियन से बात कर रहा होता है, एक टेबल टॉक जिसे बोल रहे हैं वही। फिर आप पब्लिक रिलेशन मीडिया की हेल्प लेते हैं, क्या भला? ये क्यों? क्योंकि बाज़ का ये होता है कि ट्रेड यूनियन इज वेरी पावरफुल एंड मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स आर इन द ट्रेड यूनियन। तो बाज़ का ट्रेड यूनियन जो है ना, वो अपनी मनमानी भी करती है। समटाइम्स जो है वो अनफेयर डिमांड जो होती हैं उनको भी फोर्स करती है कि ये पूरी करें। तो फिर ये मीडिया का सहारा लेते हैं एम्प्लॉयर्स और बताते हैं, एक्सपोज करते हैं ट्रेड यूनियन को कि जनाब ये देखें ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी पोजीशन से हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक अनड्यू एडवांटेज है इस स्ट्रेंथ की वजह से। ओके, जस्ट अ मिनट। जी, तो इसमें अब वो पब्लिक रिलेशंस यानी कि मीडिया का सहारा लेते हैं अगर उनके मीडिया कनेक्शन हैं, और एक्सपोज करते हैं ट्रेड यूनियन को कि यार ये अपनी जो क्या कहते हैं अनफेयर डिमांड्स है ना, उनको मीट करने के लिए हमें प्रेशराइज कर रहे हैं। और ये नॉर्मली तब होता है जब ट्रेड यूनियन बहुत पावरफुल होती है। और पावरफुल कैसी होती है? जब ट्रेड यूनियन की जो जो मेंबर्स होते हैं ना उस ट्रेड यूनियन के, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। भाई अगर आपके फैक्ट्री में 500 वर्कर काम करता है और 400 450 जो वर्कर है वो ट्रेड यूनियन के मेंबर है, तो ऑफकोर्स पावर आ गई ना। अब वर्कर्स की बात सुननी पड़ेगी। तो ये एक मीडिया के थ्रू भी वो कहते हैं कि सिंपथीज जो है ना, ये एम्प्लॉयज के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहे हैं। तो सिंपथीज होनी चाहिए एम्प्लॉयर के साथ। तो वो ये भी कर सकते हैं एम्प्लॉयर एक्शन, उनको बात बता के कि जी ये क्यों हो रहा है, इतना जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली जेन्युइन नहीं है प्रोटेस्ट। अच्छा, थ्रेट्स ऑफ रिडंडेंसीज, ये भी एक तरीका है कि अगर एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे तो वो कह सकते हैं अच्छा ये बात है, हम एम्प्लॉयज निकाल देंगे इतने। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं तो ये एक धमकी दे रहे हैं ताकि एम्प्लॉयज को बचे रहे, यार हम तो एक दो दिन के लिए स्ट्राइक कर रहे थे, ये तो अगर परमानेंट ही निकाल देंगे तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक ये भी है, थ्रेट भी दे सकती हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट को चेंज भी कर सकते हैं कि भाई आपके कॉन्ट्रैक्ट को हम रिन्यू कर रहे हैं और अब आप को हम कम घंटे आपसे काम कराएंगे, या आपकी जो भी सैलरी पैकेज है, वेज है, उस पे भी जो है ना, या आपको अब ज़्यादा घंटे काम करना पड़ेगा, ज़्यादा टफ ड्यूटी दे देंगे उनको जान के, ताकि एम्प्लॉय जो है ना वो उनको पता चले कि क्या होता है अगर आप इस तरह से प्रोटेस्ट करें। अब इसमें ये जरूरी नहीं कि प्रोटेस्ट फेयर है कि नहीं, या स्ट्राइक फेयर है कि नहीं फेयर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर देते हैं जिसमें या तो टफर कंडीशन डाल देते हैं, या फिर उनका जो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर है उसको चेंज कर देते हैं, जिससे एम्प्लॉय को या तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स या फाइनेंशियल जो एडवांटेज मिलना था वो कम मिलता है, या फिर उनकी जो एफर्ट है वो ज्यादा लग रही होती है, एंड दे आर गेटिंग द सेम ओल्ड पैकेज, सैलरी पैकेज जो मिल रहा है, तो ये कर सकते हैं वो। अच्छा, इसी तरह से मतलब जैसे कि अगर को पार्ट टाइम अगर कोई एम्प्लॉयज हैं। बंदा स्ट्राइक पे जाता है तो वो तो मनी के लिए अगर है तो मनी का किस तरह फिर करेंगे, पैसा बढ़ा के क्या होता है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड यूनियन अगर स्ट्राइक पे जा रही है तो रीजन क्या है। उसकी रीजन जो है रेज इन वेज हो सकता है, उसमें रीजन हो सकता है जी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करें, उसमें रीजन हो सकता है कि आप जो प्रमोट करते हैं उसमें फेवरेटिज्म आ रहा है, आप जो है वो मेरिट पे वर्कर्स को एवेल्युएट नहीं कर रहे और प्रमोट नहीं कर रहे, तो बहुत से रीजन हो सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है। अच्छा, और सबसे और एक और रीजन बड़ा जो हमें नजर आ रहा है वो क्लोजर है, ये सबसे बड़ा, कि आप कहते हैं जी हम तो बिजनेस को बंद ही कर रहे हैं। ये सबसे फाइनल एक्शन होता है जो कि एक एम्प्लॉयर लेता है कि अच्छा जी आप स्ट्राइक कर रहे हैं, कर ले स्ट्राइक जो करनी, हम फैक्ट्री बंद कर रहे हैं तो बंद फैक्ट्री में खड़े हो जाए जाके, चाहे जाए। तो अब तो प्रॉब्लम, अब तो ट्रेड यूनियन की पावर क्या होनी है? ट्रेड यूनियन तो ये करती है ना कि हम काम नहीं करने देंगे फैक्ट्री में किसी को, स्ट्राइक जो फाइनल एक्शन वो लेते हैं। तो भाई वो फैक्ट्री तो बंद ही कर दी उन्होंने, अब आपने क्या करना है? तो ये बहुत बड़ा इशू है। या उससे पहले ये लॉकआउट जो मैंने लिखा है ना,
एक आध दिन के लिए फैक्ट्री बंद करना, ताकि आप एम्प्लॉयज को ये इंटीमेट कर सकें कि भाई फैक्ट्री बंद हो जाएगी फिर अगर आप ऐसे करेंगे तो। लेकिन अगर वो लॉकआउट्स के बावजूद जो है ना वो दे परसिस्ट, तो फिर आप क्लोजर की तरफ जा सकते हैं। ये एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन मौजूद हैं ट्रेड यूनियन से टैकल करने के। अच्छा, ट्रेड यूनियन की बात कब मानी जाती है, मैंने पहले भी आपको बताया था, स्ट्रेंथ इन नंबर, जारी बात है। अगर 500 वर्कर में से सिर्फ 50 वर्कर ट्रेड यूनियन के मेंबर हैं, तो फिर वो उनकी बात क्यों सुनेगी? ठीक है ना, वो तो नए बंदे रख लेगी। अच्छा, फिर ऑल वर्कर्स एग्री टू टेक एक्शन, ये भी है। आप वर्कर्स को कह रहे हैं कि गो स्लो की तरफ जाना है, या वर्क टू रूल की तरफ जाना है, या स्ट्राइक करनी है, जो हमने पीछे पड़े भी हैं एक्शन। लेकिन कुछ वर्कर्स मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे, तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं आएगा, और कभी भी ट्रेड यूनियन अपनी बात मनवा नहीं सकेगी। ठीक है, दे वोंट बी एबल टू मीट देयर टारगेट्स, दे वोंट बी एबल टू पुश द बिजनेस टू टेक एन एक्शन इन देयर फेवर, वो नहीं कर सकेगी ना फिर। अच्छा, इसी तरह बिजनेस इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, सो नो आइडल रिसोर्सेज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ स्ट्राइक। ये भी कि अगर बिजनेस जो है ना वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक रेस्टोरेंट को ले लें, तो अगर आप वीकेंड पे रेस्टोरेंट जाते हैं, तो आप वहां पे जा रहे हैं खाना खाने, तो वो आपको कहते हैं कि सर मैडम वेट करें। इसका मतलब क्या है कि एट दैट मोमेंट रेस्टोरेंट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, मतलब उनके पास जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। ऑल चेयर्स एंड टेबल्स आर ऑक्यूपाइड, जो खाना वो एक टाइम पर लोगों को सर्व कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो कर नहीं सकते, बिकॉज दे हैव लिमिटेड नंबर ऑफ स्टाफ। तो फिर आपको वो वेटिंग पे लगा देते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं फुल कैपेसिटी। तो अगर कोई बिजनेस फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, आइडल रिसोर्सेज नहीं है, तो उस केस में आपको पता है कि इनको तो जितने वर्कर सारे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो अगर दो चार वर्कर भी छोड़ेंगे, तो इनको तो मुसीबत पड़ जाएगी। ये आगे बड़ी मुश्किल से ऑर्डर पूरा करके दे रहे हैं, वो रेस्टोरेंट हो, फैक्ट्री हो, जो भी हो। तो ये आइडियल मौका, उस वक्त ट्रेड यूनियन की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं करते, जो एम्प्लॉयर है या जो बिजनेस है, वो इट डज नॉट अफोर्ड टू लूज एनी एम्प्लॉय उस टाइम पर, क्योंकि चला गया तो नए एम्प्लॉय रखते रखते वो क्लाइंट जो आ रहे हैं उनको डील कौन करेगा? तो यहाँ पर भी ट्रेड यूनियन की बात फिर मानी जाएगी अगर ऐसा चल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता है जब कोई सीजन आया हुआ है, चल रहा है, या फिर जैसे मैंने वीकेंड्स की बात की है, तो रेस्टोरेंट में तो वीकेंड में ज्यादा रश होता है, आपको पता ही है। तो और अगर कोई बिजनेस सीजन के साथ रिलेटेड है, तो फिर उसकी बात भी कर सकते हैं कि सीजन आया हुआ है, तो उस वक्त आप अब बात मनवाना चाह रहे हैं। अच्छा, पब्लिक सपोर्ट, कि जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, वो इट इज विद एम्प्लॉयज, तो फिर तो आपका इमेज खराब होगा कि जी देखे जी ये गरीब वर्कर्स इनके साथ ज्यादती हो रही है। देखना है पब्लिक सपोर्ट किसके साथ है, बिजनेस के साथ या एम्प्लॉयज के साथ। अगर एम्प्लॉय के साथ है, तो फिर ट्रेड यूनियन विल बी पावरफुल एंड दे आर लाइकली टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। इन्फ्लेशन इज हाई, सो राइज इन प्राइस इज जस्टिफाइबल, कि अगर महंगाई हो रही है, कीमतें बढ़ रही है, जैसे पाकिस्तान में चल रहा है, तो उसमें वेज अगर ज्यादा की डिमांड आप करते हैं, वेज रेज की, तो ये जेन्युइन डिमांड है, जस्टिफाइड है जनाब। हमारी तो उतनी तनख्वाह मिल रही है, लेकिन अब हम उतनी चीजें खरीद ही नहीं पाते जितनी पहले खरीद रहे थे। तो क्या कहेंगे हम कि उस केस में ट्रेड यूनियन की चूंकि जेन्युइन डिमांड कंसिडर की जाएगी कि महंगाई हो रही है, तो वो क्या करेंगे, वो उनकी बात, दे आर लाइकली टू लिसन टू देम। अच्छा, फिर लेबर कॉस्ट इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट, ये भी है। आपकी फैक्ट्री कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करती है, मतलब कि मोर ऑफ मशीनरी इस्तेमाल होती है और बहुत कम लेबर इस्तेमाल की जाती है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आपकी टोटल कॉस्ट का 10% लेबर है, लेबर की कॉस्ट आपकी टोटल कॉस्ट का 10% है, क्योंकि मशीन वगैरह काम कर रही है, बिजली का खर्चा बाकी है, तो अब वर्कर्स कम है तो लेबर की कॉस्ट भी कम है। तो अब अगर वर्कर ज्यादा वेज डिमांड करते हैं, तो उनकी वेज बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी वेज की कॉस्ट बहुत कम है, थोड़ी सी बढ़ा भी दी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये प्रॉब्लम आती है जहां पर लेट से कि 90% जो कॉस्ट है वो लेबर की है, तो वो तो ऑलरेडी ज्यादा है 90%। तो अब अगर आप लेबर की वेज बढ़ाएंगे, तो आपको तो सिग्निफिकेंटली आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, और फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी उस कॉस्ट को कवर करने में, प्रॉफिट अर्न करने में। तो क्या रीजनेबल प्राइस चार्ज करें कस्टमर से, वो मुश्किल होगा। तो यहाँ पर भी ट्रेड यूनियन जो है ना वो अपनी बात मनवा पाएगी आसानी से, क्योंकि इट वोंट बॉदर द बिजनेस कि यार लेबर में तो यार 10 तो वर्कर हैं, इनको पैसे देते चलो यार, थोड़े थोड़े पैसे बढ़ा देते हैं। लेकिन जहां वर्कर आपके 5,000 हो, 1,000 हो, तो उधर तो आप थोड़े थोड़े भी बढ़ाएंगे तो कितने बढ़ जाएंगे फिर आप। अच्छा,
फिर नीचे आ गए तो एम्प्लॉय कब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कामयाब, सॉरी एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय की तो हमने वो ट्रेड यूनियन की तो बात कर ली ना। तो एम्प्लॉयर को देखो, एक ये कि अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई है, सबसे बड़ी बात, इसका मतलब कि लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी मिल कोई नहीं रही, इसका मतलब है यहां पर वर्कर्स चुप करके काम करेंगे, इवन इफ वर्किंग कंडीशन आर पुअर, इवन इफ दे आर गेटिंग अ लो सैलरी, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड इन द वे दे वांट, वो चुप करके काम करते रहेंगे और कुछ भी ऐसा वो पंगा नहीं करेंगे कि स्ट्राइक करनी है या ये करना है, उन्हें पता है भाई हमें भी निकाल देंगे, आगे नौकरी नहीं मिल रही। तो एम्प्लॉयर स्ट्रांग पोजीशन में होगा वो। इस तरह लॉकआउट अगर वर्कर्स के लिए एक थ्रेट है, अगर है कि वर्कर्स के पास डेली वेजेस मिलती हैं और वो उसी से अपना गुजारा करते हैं, तो अगर एक दो दिन के लिए भी आपने फैक्ट्री बंद कर दी तो वर्कर्स को तो डेली वेज नहीं मिलनी, तो उनका तो रोटी पानी बंद हो जाएगा, अगर ऐसा है। हाँ, अगर वर्कर के पास सेविंग्स हैं, वो 2-3 दिन सर्वाइव कर सकते हैं, फिर तो लॉकआउट एक सीरियस थ्रेट नहीं है। लेकिन जो डेली वेज अर्नर्स हैं उनको तो फिर प्रॉब्लम आएगी लॉकआउट में। तो फिर एम्प्लॉयर स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएगा। यहाँ पर सक्सेसफुल इन गेनिंग पब्लिक सपोर्ट ही मैंने बताया कि अगर एम्प्लॉयर की साथ है पब्लिक सपोर्ट, तो तब भी एम्प्लॉयर नेगोशिएट बेहतर कर पाएगा और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेगा इन हिज फेवर या हर फेवर। प्रॉफिट्स आर लो, सो लो वेजेस आर जस्टिफाइबल। हाँ, प्रॉफिट कम है तो बता से जनाब हमारे तो प्रॉफिट ही कम है, आपकी वेज कैसे बढ़ाएं। तो ये भी एक जेन्युइन रीजन है जो एम्प्लॉयर दे सकता है अगर उनके प्रॉफिट्स कम है, कि जनाब प्रॉफिट कम है तो आप वेज और बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट तो और कम हो जाएंगे, बिजनेस सर्वाइव कैसे करेगा। क्लोजर इज अ बिग थ्रेट। हाँ, ये तो बताया था आपको कि अगर अ, उनको लगता है फैक्ट्री बंद हो गई तो और कहीं जॉब नहीं मिलेगी, कि देर आर नो अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देयर, तो फिर वो, ये भी उनके लिए थ्रेट है, तो आप उनको थ्रेट ही देंगे तो वो चुप करके काम करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे एम्प्लॉयर के साथ। अच्छा, अब यूनियन, अच्छा ये तो हमें पता है कि ट्रेड यूनियन के फायदे एम्प्लॉयज को होते हैं, ठीक है, वो उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करते हैं, सैलरी को बेहतर करते हैं, अगर एम्प्लॉय की जॉब चली गई है तो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं, समटाइम्स ट्रेनिंग भी एम्प्लॉयज को ट्रेड यूनियन दे देती है, और इसी तरह कोई अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई रिडंडेंसी हो रही है, तो ट्रेड यूनियन कम्स इनटू प्ले और वो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करती है। ये तो हमने पढ़ा है एम्प्लॉयज के लिए होती है, लेकिन होती एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन इसमें फायदा एम्प्लॉयर को भी होता है। तो ये बात पता होनी चाहिए, ओनर्स को भी हो जाता है। वो कैसे? एक, नेगोशिएशन बिकम्स इजियर, मैंने आपको बताया था, एक तो ये कि आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं, अब सबसे एड्रेस करना आसान काम नहीं है। दूसरा, वर्कर जो है ना, शायद वो उतने अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स है, तो उनको कम्युनिकेट करना भी मुश्किल है, समझाना मुश्किल काम होता है ना लॉजिक के साथ, नहीं समझ आती। तो ट्रेड यूनियन में चूंकि एक बंदा टॉप पे होता है जो कि पूरी ट्रेड यूनियन को मैनेज करता है और वर्कर्स के बिहाफ पर मैनेजमेंट से बात करता है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिसको ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। तो और वो ऑफ कोर्स क्वालिफाइड बंदा होता है, पढ़ा लिखा भी है, तो उसको कन्वे करना आसान है। और एज सुन एज एम्प्लॉयर इज एबल टू कन्विंस द ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, तो अब हेडेक किसकी है? वर्कर्स को समझाना, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव की, कि भाई अब तूने समझाना है वर्कर्स को, जो भी एजिटेशन चल रही है ना वर्कर्स में, वो अब आपने समझानी है। तो एक तो फायदा ये हुआ कि अगर मैनेजमेंट लाख वर्कर्स के फायदे की बात भी बताए ना, तो वर्कर्स माइट थिंक नहीं यार ये इनका अपना कोई फायदा है, हमारा फायदा उठाना चाह रहे हैं। लेकिन जब वही बात उनका अपना बंदा यानी कि ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बोलता है, तो कहते हैं यार ये तो हमारी पार्टी का बंदा है, तो ये कह रहा है तो इसका मतलब बात सही होगी। तो इस लिहाज से डील करना जरा आसान हो जाता है ट्रेड यूनियन के साथ, कि आपको एक ही बंदा डील करना है और आसानी से आप अपनी बात कन्वे कर पाते हैं, और उसके बाद आपको 1 to 1 हर वर्कर को समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू द ट्रेड यूनियन हेड, जिसे हम रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं। अच्छा, फिर प्रोवाइड्स अ यूजफुल कम्युनिकेशन चैनल विद वर्कर्स, ये बताया आपको कि आपके कॉन्फ्लिक्ट ना भी आए तो ताल्लुकात बेहतर रखने में भी इसका रोल है। कैसे? कि अगर वर्कर्स को कोई छोटा मोटा भी इशू आ रहा है, तो आप ट्रेड यूनियन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू टू एचआर, और एचआर उस छोटे इशू को फौरन एड्रेस कर सकता है, ना कि वो छोटा इशू बड़ा होकर कॉन्फ्लिक्ट बन जाए, तो और वर्कर्स जो है ना वो अनहैप्पी हो जाए, तो आप पहले ही वो गैप, ट्रेड यूनियन जो है वो गैप नहीं आने देता। तो ट्रेड यूनियन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, तो उससे वो जो है जो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क है ना, वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ये भी है। अच्छा, कि वर्कर्स अगर मोटिवेटेड रहते हैं
क्योंकि वो इशू जो छोटे मोटे होते हैं, जो वर्कर्स कन्वे नहीं कर पाते, वो ट्रेड यूनियन कन्वे कर देती है आगे, और उनके वो इश्यूज मैंने जैसे पहले बताया, तो वो मोटिवेशन मिलेगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। ये बात पहले हुई भी है कि हाउ मोटिवेशन इज लिंक्ड विद प्रोडक्टिविटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन टू मेंटेन डिसिप्लिन, ये भी वही कि आपने एक दफा आपकी डील डन हो गई ना ट्रेड यूनियन से, तो अब आपका काम थोड़ी है कि वर्कर्स को मैनेज कंट्रोल करना कि वो काम नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, होल हार्टेडली काम नहीं कर रहे, वो अब उसका काम है ट्रेड यूनियन का। अच्छा, लास्ट जो चीज आ गई हमारे पास, वो उसके बाद हमारे क्वेश्चन है जो हम देखेंगे अभी, वो है जो हमारे पास ये कॉन्सिलिएशन आर्बिट्रेशन। मतलब ये इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट आपको मामला रिजॉल्व करना है इशू को, तो उसके लिए फिर आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाता है, कॉन्सिलिएटर आप या तो रखते हैं या आप एक आर्बिट्रेटर को हायर कर लेते हैं। अच्छा, अब ये काम क्या है इसका, देखो इन दोनों का काम ये होता है कि होता है ना, दो बंदों में लड़ाई हो गई, अब वो दोनों बंदे बहस कर रहे हैं, वो नहीं, एक दोनों नहीं मान रही दूसरे की बात, ठीक है। तो अब फिर उस लड़ाई को हल करने का क्या तरीका होता है कि एक तीसरी पार्टी को लेकर आया जाए, यार लाइक अ तू फैसला जज। कर। हाँ, लाइक ए जज, आप ये समझ लो। बिल्कुल। लेकिन जज जो होगा वो तो फैसला कर देगा, तो वो मानना पड़ेगा। लेकिन इसमें अभी हम आगे चल के बात करेंगे कि अगर वो फैसला करता है और दोनों को एग्री, दोनों उस पर एग्री करते हैं, तो बात बन गई। देखो ना, दो बंदों में लड़ाई हो रही, तो वो दूसरे की बात सुन ही नहीं रही, वो तो अपनी बात करी जा रहे हैं। लेकिन जब तीसरी पार्टी आ जाती है, उसे पता है यार ये न्यूट्रल है, तो इसकी बात वो सुनते भी हैं और अपनी कन्वे भी करते हैं, तो उससे ज्यादा एमिकेबली इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो अच्छा, अब उसमें अगर आप देखें तो वो आप जो बंदा थर्ड पार्टी हायर करते हैं, उसे कहते हैं इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्यों बोलते हैं, इसे होते हैं सेंट्रल पार्टी। दो पार्टी जिनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है, और इस केस में एक पार्टी एम्प्लॉयज है और दूसरी पार्टी मैनेजमेंट है या एम्प्लॉयर है, उनके दरमियान ये आ जाते हैं, ये फोर्स हायर करते हैं इसको। तो वो फिर फैसला करते हैं कि क्या करना है। अच्छा, और वो कोशिश करते हैं कि ताल्लुकात इनके बेहतर हो जाए। अच्छा, अब जो कॉन्सिलिएटर होता है ना, आपने याद रखना है, वो क्या करता है, कॉन्सिलिएटर जो है ना, वो कॉमन ग्राउंड ढूंढता है। क्या मतलब, अच्छा ये बात तो आप भी मानते हैं, ये आप भी मानते हैं, ओके ठीक हो गया। तो वो कोशिश ये करते हैं कि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लें। थोड़ा यार आप बात मान लो, थोड़ी ये बात मान लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अच्छा जी आप चाहते हैं वेज बढ़ाना, ठीक हो गया, और फिर आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे ना, प्रोडक्टिविटी तो आप बढ़ाना चाह रहे हैं जी, बढ़ाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अच्छा आप भी चाह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना तो चाह रहे हैं, तो दोनों का ये तो है कि हाँ जी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, वो चाहते हैं प्रोडक्टिविटी बढ़े, वर्कर्स कहते हैं जी हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। इशू आ रहा है वेज पे, तो आप फिर वेज में कहते चले, आप वेज रेज मांग रहे हैं तो थोड़ी कम कम वेज रेज मांग लें, और उनको भी कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। तो इस तरह करके इसे कहते हैं टू फाइंड अ कॉमन ग्राउंड। पहले तो आपने वो ग्राउंड ढूंढा जिसपे दोनों एग्री करते हैं, और उसके बाद फिर आपने नेगोशिएशन करके दोनों को कहा कि अपने थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें, ताकि हम और बेहतर तरीके से कॉमन ग्राउंड को ढूंढ सकें। अच्छा, अगर आर्बिट्रेशन एक बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग का मतलब है कि अगर फैसला दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, तो अब वो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा आप करें थोड़ा आप करें, काउंसलिंग मान नहीं लेते होता। कॉन्सिलिएटर। कॉन्सलिएटर हाँ, सॉरी कॉन्सिलिएटर है, नहीं होता। काउंसिल नहीं है ये, काउंसलिंग नहीं है ये, क्योंकि कॉन्सिलिएटर ने फैसला देना होता है, जो काउंसलर होता है वो फैसला नहीं देता, वो अच्छा सिर्फ मतलब हाँ मशवरा, सिर्फ वो मशवरा देता मशवरा है। देता है तो बस। सर इसमें लाइक जो उसने फैसला किया एंड पे वो बाउंड नहीं होते हैं दोनों ये पार्टीज। अगर बाइंडिंग है तो बाउंड होंगे, नाम से नजर आ रहा है, वो पहले से तय होता है कि भाई ये फैसला कर रहे हैं, तो अगर हम दोनों दोनों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसमें एक नहीं करेगा। बात ये, आपने बंदा रखा और बाइंडिंग क्यों होगी, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता है यार थोड़ा सा हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगला भी तो कर रहा है, इसका मतलब है फेयर डील है, तो वो फिर जो फैसला करता है वो मान लेते हैं। लेकिन एक होता है, अब जो अगर मैं आर्बिट्रेशन की बात करूं ना, तो एक बाइंडिंग हो गई, बाइंडिंग आर्बिट्रेशन। अच्छा, अब एक है जी पेंडुलम आर्बिट्रेशन, ये है पेंडुलम, क्या है, एक तरफ को झुकाव रखती है, यानी कि अब वो फैसला ऐसे नहीं देगा कि दोनों कॉम्प्रोमाइज करें या दोनों को कॉमन ग्राउंड पे लाए, जो सही होगा उसके हक में फैसला दे देगा। तो इसके लिए अगर दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं, तो आप फिर वो आपके लिए बाइंडिंग बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये अब डिपेंड करता है, लेकिन पेंडुलम नाम से नजर आ रहा है कि वो एक तरफ झुकाव रख सकता है, यानी कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, जो पार्टी सही है उसको बेनिफिट दिया जाता है, उसी के इसमें हक में लाइक फैसला अगर दिया जाता वर्कर्स रॉन्ग है तो वो ओनर्स को लाइक सपोर्ट करेगी है। पार्टी जो है। करेगी। अच्छा, लेकिन अब ये एक बात सुन लो कि कॉन्सिलिएटर में और आर्बिट्रेटर में फर्क क्या है। कॉन्सिलिएटर में ये होता है कि वो कॉमन ग्राउंड ढूंढता है,
और उसके बाद अगर दोनों पार्टी एग्री करेंगी तो फिर आपका वो बाइंडिंग बन जाएगा। ठीक है, फैसला करने के बाद दोनों पार्टीज ने कहा हाँ जी हमें कबूल है, दोनों कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, ठीक है। लेकिन जब आर्बिट्रेटर की बात आती है तो वो जब फैसला देता है तो वो मानना पड़ता है दोनों को। बात ये है, ठीक है, दोनों को मानना पड़ता है। लेकिन आर्बिट्रेटर में मानना तो पड़ता है जब वो फैसला देता है, लेकिन एक आर्बिट्रेटर होता है बाइंडिंग वाला जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और एक होता है पेंडुलम जिसमें एक ही कॉम्प्रोमाइज करेगी क्योंकि उसका कसूर है, और दूसरा जो है उसके फेवर में चला जाएगा। तो ये फर्क है, लेकिन बहरहाल ये दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं। मेन तो ये समझने वाली है कि आपको एक सेंट्रल पार्टी चाहिए, एक न्यूट्रल पार्टी चाहिए जो कि इशू को रिजॉल्व करवा सके।